नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 8,392 नए मामले सामने आए। इसके अलावा एक दिन में 230 मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 को पार कर चुकी है। कुल मौतें 5,394 हुई है। वहीं अब तक 91,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस बीच देश में लॉकडाउन का 5वां चरण आज से शुरू हो चुका है, जो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लागू रहेगा। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं। औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। कई राज्यों की सरकारों ने अपनी सहूलियत के अनुसार लॉकडाउन की अवधि तय की है। वहीं मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहली वर्षगांठ के मौके पर जमकर उपलब्धियां गिना रही है, जबकि देश की 80% जनता का हाल बेहाल है। कल कारखाने चलने के लिए मजदूर चाहिए, जो अगले कई महीनों तक उपलब्ध नहीं होने वाला। किसानों को कर्ज की पेशकश की गई है। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। कोरोना के साथ लोग जीना सीख लेंगे, पर जिंदा रहने के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना जरूरी होगा। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अच्छा है, पर यह होगा कैसे? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। कांग्रेस के नेता दुल्लू अहमद बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। भाजपा के प्रवक्ता, असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपेन भट्टाचार्य, पीआरओ एनएफ रेलवे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवराज गुरुंग, एसकेएम के नेता और सोशल मीडिया प्रभारी है, वो जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द। सलीम कुरैशी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। जब मैं ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ, इस वक्त एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार, जो अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्षगांठ के मौके पर कैबिनेट बैठक बुलाई और इसके बाद इस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही और इन बातों में वही बातें दोहराई गई जो निर्मला सीतारमण अपने 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। किसानों के लिए कर्ज की बात कही जा रही है, एसएमएस लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग को शुरू करने की बात कही जा रही है और इस बीच आज से पूरे देश में रेल सेवा शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज भी देश की 80% जनता लॉकडाउन के चलते बेहाल है। कोरोना वायरस ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि लोग अभी से उबर नहीं पाए हैं। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा रवि जी से। रवि जी, 70 दिन से अधिक समय हो चुके हैं। सरकार घोषणाएं पर घोषणा करती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो देश की जो अधिकतर जनता है आज भी मुश्किल में है। जो घोषणाएं हुई हैं वो उसको अमली जामा पहनाना अभी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा बहुत जल्द नहीं किया गया तो लोगों का हाल बेहाल होगा। क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह की घोषणाएं की हैं और निश्चित रूप से वो घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं। घोषणाएं तो हो गई, बड़ी अच्छी घोषणाएं हुई, सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर नज़र कौन रखेगा? आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बोल्ड नारा दिया है। अच्छी बात है, लेकिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? इसका क्या गाइडलाइन है? इसका एक्शन प्लान क्या है? इसकी रणनीति क्या है? आप जिस दिन से बैंकों को कहा गया है कि आप लघु सूक्ष्म उद्योगों को रोजगार दीजिए, आप देखिए, आप स्ट्रीट वेंडर जो हैं, जो सड़क पर कारोबार करते हैं, सामान बेचते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये लोन का प्रावधान है। लोगों के पास जो पैसे थे, जो पूंजी थे, लॉकडाउन के दौरान लोग उसको खा गए, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए उनको राशन चाहिए था। अब उनके पास पैसा नहीं है और रोज़गार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उनको 10,000 रुपये के कर्ज देने की घोषणा की है। सुनने में ये घोषणा कितनी अच्छी लगती है, काश ये घोषणाएं लागू हो पाए। बैंक किसी भी व्यक्ति को बिना किसी गारंटी के कर्ज देने को तैयार नहीं है और यह बात मैं कुछ जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने बैंक का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि सरकार का ये प्लान है, मुझको अपना कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ 10,000 का कर्ज चाहिए, बैंक ने सीधा रिफ्यूज किया कि हम देने को तैयार हैं। हमने भी सुना है कि सरकार ने घोषणा की है, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए। अगर ये पैसा हमारा डूब गया तो वह पैसा हमें लौटाकर कौन देगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
देखिए, ये सारी कई चीज़ें ज़मीनी हकीकत है। मुझे लगता है कि अब सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी कि जो सरकारी घोषणाएं हैं उनको अमल में कैसे लाया जाए। अब लोग इंतज़ार करने की स्थिति में नहीं हैं, लोगों का धैर्य टूट रहा है। और ये जो अनलॉक 1 जो है, जिसको लॉकडाउन 5 के बजाय अनलॉक 1 करके ज़्यादा इसको प्रचारित किया जा रहा है कि भारत खुल रहा है, मुझ में इस मामले में मेरी एक अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि अभी जब सारे लोग इधर से उधर हो गए हैं, जो प्रवासी लोग थे या जो अपने घरों को लौटना चाह रहे थे, सारे लोग लगभग लौट चुके हैं, कुछ लोग और बचे हैं। ऐसे समय में एक और सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत थी, कम से कम 15 दिनों के लिए, उस चैन को तोड़ने के लिए। लेकिन सरकार के पास उपाय नहीं है। जो आर्थिक मंदी है और जो जीडीपी का जो रेट आया है, ये रेट मार्च तक का है। मार्च के बाद का जो की तिहाई है, उसमें ये जीडीपी कहाँ जाएगी, ये सोचने में भी भय लगता है। कैसे जीडीपी ऊपर आएगी, क्योंकि पीछे के पूरा का पूरा जो 3 महीना होगा, अप्रैल मई जून, उसमें कारोबार की स्थिति क्या है, ये पूरे देश के सामने है। ऐसे में सरकार सिर्फ घोषणाओं से नहीं बच सकती है। निश्चित रूप से सरकार को इन घोषणाओं को लागू करना होगा, और वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। भाजपा कांग्रेस आपस में उलझते रहेंगे, नूरा कुश्ती खेल खेलते रहेंगे और जनता भूखे मरते रहेगी। लेकिन एक चीज़ है, इस पूरे प्रकरण में रेलवे ने जो एक अपनी भूमिका अदा की है, उस दौर में राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, लोगों ने कई बार ये कहा कि रेल का चक्का बंद हो गया है, इसीलिए रेल कर्मियों को लोग रास्ते में सुरक्षा कर्मी रोकने लगे कि रेल बंद है तो आप कहाँ जा रहे हैं ड्यूटी पर। लेकिन रेल माल भाड़ा के द्वारा, मालगाड़ियों के द्वारा लगातार राशन पहुंचा रही थी, और जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने की बात आई तो स्पेशल ट्रेन चली। आज भी पूरी तैयारी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है, जो दूरी रखने की बात हो रही है, वो कैसे लागू किया जाए। क्योंकि हम मानते तो हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें किस किस तरह से बचाव करना है। तो मुझे लगता है रंजीत जी, ये सारी घोषणाओं को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमली जामा कैसे पहनाया जाए, और ये जल्दी करना होगा, इस पर सोचने अमली जामा कैसे पहनाया जाए। हम पिछले 70 दिनों से देख रहे हैं, केंद्र सरकार लगातार घोषणाएं करती रही और अलग अलग मंत्री आके बयान देते रहे। हमारे साथ भाजपा के, असम प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्षगांठ, और इस मौके पर अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणाएं की गई। 1,90,000 से अधिक संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। ऐसे में लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप, इस वक्त क्या सख्ती से लॉकडाउन पालन की जरूरत थी या सब कुछ ढील देना जरूरी था? देखिए, जब लॉकडाउन के विषय में बहुत से लोगों ने, राहुल जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाए कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, जबकि उनके जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत है। तो मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता। आज जो चाइना को छोड़ के जो 15 जो देश है, उनकी पॉपुलेशन करीब है 1,42,00,000, और भारत की जो पॉपुलेशन है वो है करीब उनकी पॉपुलेशन है 142 करोड़ और भारत की पॉपुलेशन है 137 करोड़। तो वहां जो 30 मई तक जो आंकड़े हैं, जिनको कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई, वो 30 मई तक जो आंकड़े हैं वो 3,15,000 मौतें वहां हुई है। 15 देशों की जिनकी पॉपुलेशन है आपको 142 करोड़, वहां कोरोना की वजह से 3,15,000 लोगों की मौत हुई है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो 137 करोड़ है, और भारत ने 30 मई तक करीब 4-4,500 लोगों की मृत्यु हुई है। तो यही इस बात का प्रमाण है कि अगर लॉकडाउन का सख्त निर्णय नहीं लिया जाता तो आज भारत में स्थिति बड़ी भयावह हो सकती थी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि लॉकडाउन के समय उसकी क्या नीतियां बननी चाहिए, क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए,
इसके ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने विभिन्न स्टेटों के चीफ मिनिस्टर से मंत्रणा कर करके बातचीत कर करके उनसे सलाह मशवरा कर करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या विपक्ष के मुख्यमंत्री हो, उनसे सलाह मशवरा कर करके उन्होंने कदम उठाए। अब दूसरी बात आपने कही कि मोदी जी सरकार के जो प्रथम वर्ष जो पूरा हुआ, इसके ऊपर में आपने कहा कि मोदी जी ने 5 साल में क्या किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय खोला गया। जल शक्ति मंत्रालय खोलने का लक्ष्य ये था कि हर घर में पीने का स्वच्छ पानी मिले। 60 वर्षों तक पीने का स्वच्छ पानी भी हम लोगों को घर में नहीं पहुंचा सके। किसान सम्मान निधि का विस्तार किया गया, उसके तहत 6,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई और 2-2 हजार की तीन किस्तों में कृषकों को वो सहायता प्रदान की गई। 3 तलाक का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक के नाम में अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय प्रमोद स्वामी, प्रमोद स्वामी, ये आंकड़े हमें मालूम है, प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कही थी और दूसरे मंत्रियों ने भी कही कि उनकी उपलब्धियां क्या रही। हम चर्चा करें, हमारी चर्चा यह है कि क्या इस वक्त जब 1,90,000 तक संक्रमितों की आंकड़ा पहुंच चुकी है, ऐसे में ढील देना कहां तक उचित है? मैं दोनों ही बातें कह रहा हूं आपको कि 1 साल जो पूरा हुआ उसकी जो मुख्य उपलब्धियां है, कम से कम वो तो आप मेरे को बताने दीजिए ना। उसके बाद में उसका प्रमोद स्वामी, ये हम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं, हम दिन भर इसी को चला रहे हैं। तो ठीक है, आप तो चला रहे हैं, लेकिन आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से 1 वर्ष की कम से कम उपलब्धियां तो मेरे को 2-4 उपलब्धियां, ज्यादा नहीं, मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपको, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद में आज को अनुच्छेद 370 और 35 से जो 17 सालों से लंबित समस्या थी, उसका समाधान हमारी सरकार ने किया। किसानों और छोटे व्यापारियों को अंशदान दिया गया। उसके अलावा आपको नई दिल्ली में जो अनाधिकृत कॉलोनियां थी, 40 लाख लोगों को उनके पक्के मकान बनवा करके अनाधिकृत कॉलोनियों को जो है रेगुलाइज किया गया और प्रमोद स्वामी, उनको दिया गया। क्या आप ये जवाब देंगे कि लॉकडाउन में ढील देश के लिए खतरा है, हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ, आपकी सुई एक ही जगह में अटक गई है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले हमने जो निर्णय लिया लॉकडाउन का, वो मैंने आपको आंकड़ों के साथ बताया कि 15 देशों में क्या अवस्था है, जहाँ की पॉपुलेशन 142 करोड़ है और भारत की जो पॉपुलेशन है 137 करोड़ है। भारत में क्या अवस्था है ये मैंने आपको कंपेयर करके बताया। अब आपने कहा कि जो ये सेकंड जो पार्ट हुआ है अनलॉकडाउन 1, इसका निर्णय सिर्फ केंद्र सरकार ने नहीं लिया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से इसके विषय में मंत्रणा की है, क्योंकि काफी लंबा अरसा हो गया। इसके पहले जो दैनिक पूर्वोदय के संपादक है, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया कि आज जो हमें जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है, देश की आर्थिक स्थिति को भी हमें सबल करना है। तो ऐसे समय में अब और लॉकडाउन जो करना जो है वो शायद देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने की संभावना थी। तो अब जहां जो कंटेनमेंट जोन्स है, जहां इस तरह के केसों की संख्या ज्यादा होगी, वहां सख्ती बरती जाएगी और जहां जहां हमें लगेगा कि हम चीजों को खोल करके हमारी जो सामान्य जीवन व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ विपिन भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, एनएफ रेलवे के। सुचारू रूप से जिंदगी चले, इसके लिए रेल भी सुचारू रूप से चलाने की बात कही जा रही है। अभी आज से 1 जून से पूरी तरह से रेलवे जो है वो परिचालन व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल्स बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज से पूरा देश में 200 numbers of long distance passenger trains to different destinations आज शुरू किया है। गाड़ी अभी चल रहा है। हमारा एनएफ रेलवे से भी 6 pairs of long distance ट्रेन शुरू कर दिया। आज सुबह 6:30 बजे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से एक जनशताब्दी एक्सप्रेस है, वो एक गुवाहाटी और जोरहाट के बीच चलती है। ये आज ये शुरू हो गई। आज 70 दिन बाद ये ट्रेन शुरू हुआ है।
बहुत दिन ये ट्रेन बंद हुआ था। और ये ट्रेन अभी जोरहाट से और वापस आ रहा है गुवाहाटी। आज रात पहुंच जाएंगे। ये डेली ट्रेन है। ये डेली चलेंगे फ्रॉम गुवाहाटी टू जोरहाट एंड जोरहाट टू गुवाहाटी एक्सेप्ट संडे। और एक दूसरा ट्रेन है वो ये आज रात शुरू होगा। ये डिब्रूगढ़ से, ये डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक चलेगा। ये है ब्रह्मपुत्र मेल। ये ब्रह्मपुत्र मेल गुवाहाटी होके दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से वापस और डिब्रूगढ़ आएंगे। ये डेली ट्रेन है, ये डेली चलेगा ये। और एक दूसरा ट्रेन है, ये ट्रेन चलेगा गुवाहाटी से LTT मुंबई तक चलेगा ये, और मुंबई से गुवाहाटी तक चलेगा। ये ट्रेन वीकली बाई-वीकली ट्रेन है, वो 2 दिन चलेगा ये ट्रेन। अभी तक यही 3 ट्रेन चल रहा है। और तो पहले से 12 मई से तो और दूसरा 2 राजधानी चल रहा है। ये सब आदमी को मालूम है। ये डिब्रूगढ़ से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़, ये डेली राजधानी चल रहा है। और एक दूसरा एक ट्रेन है वो अगरतला से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से अगरतला, वो भी ट्रेन वीकली राजधानी ट्रेन चल रहा है। और दूसरा 3 ट्रेन है, वो 3 ट्रेन हमारा NF रेलवे का जुरिडिक्शन वेस्ट बंगाल से चल रहा है आज से। वो 3 ट्रेन है आपका अलीपुरद्वार से सियालदाह पदातिक एक्सप्रेस, और अलीपुरद्वार से दिल्ली एक महानंदा सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस, और दूसरा एक ट्रेन है वो ट्रेन चलेंगे आज से शुरू हुआ है। ये न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर, और अमृतसर से जी हाँ, न्यू बिल्कुल। जलपाईगुड़ी निपेन भट्टाचार्य, कर्मभूमि मैं ये एक्सप्रेस। जानना चाहता हूँ कि असम से अधिकतर जो पैसेंजर होते हैं हाँ, वो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के होते हैं। करेक्ट। तो अभी दर्शक जो देख रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह का नियम है कि टिकट कैसे लेना है और ट्रेन स्टेशन कैसे पहुंचना है, बोर्डिंग की क्या नियमावली होगी, ट्रेन के अंदर किन नियमों का पालन करना होगा, वो थोड़ा बताइए। हाँ। अभी देखिए, ये अभी 3 टाइप्स ऑफ ट्रेन चल रहा है इंडिया में। एक तो है स्पेशल राजधानी है, और एक है श्रमिक एक्सप्रेस है, और दूसरा ये आज से शुरू हुआ है ये लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन्स। अभी जो लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन्स वो इंटर स्टेट का अंदर में कोई ऐसा रूल नहीं है जैसे आपका क्वारंटाइन करेंगे बा ऐसे करेंगे। आप जैसे आपका फास्ट टेम्परेचर टेस्ट होगा उसके बाद आपको ट्रेन में चढ़ने के लिए देंगे। वो ट्रेन आपका लोकल जो ट्रेन है आज गुवाहाटी से जोरहाट चले गई, और जोरहाट से अभी जो आ रहा है वहाँ पे जो स्टॉपेज है, होजाई में स्टॉपेज है, लामनिंग में स्टॉपेज है, दीमापुर में स्टॉपेज है, डिफू में स्टॉपेज है। ये सब स्टॉपेज में आपको ऐसे ओनली टेम्परेचर टेस्ट होगा। इंटर स्टेट का ये ट्रेन है, वो ट्रेन में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसेंजर आ जा सकता है। लेकिन जो एक स्टेट से और दूसरा स्टेट जाएंगे, आप जो बोल रहा है अभी वो यूपी जाएंगे, कोई आदमी यहाँ से यूपी चलेंगे, गुवाहाटी से आपका लखनऊ जाएंगे, गुवाहाटी से आपका पटना जाएंगे बिहार, और दूसरा आपका गुवाहाटी से दिल्ली। जो अब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे तो आपका टेम्परेचर टेस्ट जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट वो होगा ही है। उसके बाद वो ट्रेन में आपका मास्क एंड सैनिटाइजर लेके वो आपका ट्रेवलिंग करना पड़ेगा, वो जर्नी शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद वो ये ट्रेन में जाके जहाँ पे उतरेंगे, आपका मान लीजिए लखनऊ में उतरेंगे, लखनऊ का जहाँ फॉर्मेलिटी है, स्टेट का जो फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी वो जी हाँ, रेलवे पे हम और बातें करेंगे। रविशंकर रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MSME अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग की जा रही थी, उसमें कुछ नयापन नहीं दिखा। वही आंकड़े बताए गए, वही अमाउंट बताए गए, किसानों को लोन दिया जाएगा, MSME के लिए लोन दिए जाएंगे। ज़रूरत क्या है रवि जी, इस वक्त लोगों की प्राथमिकता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है लोगों की प्राथमिकता, ये समझ में नहीं आता है कि कौन लोग सिर्फ लोन लेने की स्थिति भी तो होगी। जो इंडस्ट्री बंद पड़ी थी पिछले 2 महीने से, उसके ऊपर बिजली का बिल लगातार उसका बढ़ता रहा, उसके और जो खर्च हैं वो उस पर लगातार बढ़ता रहा, और अब उधर से बिजली कंपनियां लगातार नोटिस दे रही हैं कि आप बिल अदा कीजिए नहीं तो हम लाइन काट देंगे। अब वो खुद अभी कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए बैंक वाले तैयार नहीं हैं। मुझे तो लगता है कि फौरी तौर पर जो राज्य सरकारें हैं या जो जिनके अधीन ये बिजली कंपनियां हैं, या केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय को, ऊर्जा मंत्रालय को ये सीधी निर्देश देना चाहिए कि अगले 2 महीने तक किसी तरह की कोई बिलिंग
आप उसके लिए दबाव नहीं डालें लोगों को। लोग अभी तो अपनी दुकान की साफ सफाई कर कर दुकान या फैक्ट्री को चालू करने की कोशिश में लगे हैं, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, सारे मजदूर इधर से उधर हो गए। रंजीत जी, जो मेरे पास सूचना है वो गुजरात के पास एक जगह है जहाँ पर ये टाइल्स वगैरह ये जिसकी फैक्ट्री है, 200 से अधिक फैक्ट्री है। उसमें एक व्यक्ति गुवाहाटी के ही हैं, उनकी वहाँ पर 3 फैक्ट्री है। पूरी मोरबी, वो जगह है मोरबी, वहाँ पर वो सारी प्लांट बंद इसलिए हैं कि उनके पास मजदूर ही नहीं है। तो ये जो इस तरह के, ठीक है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का आप बखान कर रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार ने कोई फैसला लिया है तो वो आम जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन इन योजनाओं का मैं बार बार यही कर रहा हूँ, सरकार की घोषणाएं अच्छी होती हैं, योजनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन उसको कौन लागू करेगा? क्या इसके लिए किसी भगवान का अवतार आना पड़ेगा कि वो ज़मीनी स्तर पर उसको क्यों? इस बात को हमारे देश के जो शासक हैं और प्रशासक हैं वो इस बात को, ये बुनियादी बात है, इसको महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं कि और फिर बाजार। प्रमोद स्वामी, बुनियादी बात को महसूस नहीं किए जाने की बात कही जा रही है। सरकार ने तो कह दिया कि फैक्ट्रियां चालू कर दी जाए और काम शुरू कर दिया जाए, लेकिन मजदूर नहीं है, और ऐसे में जो सरकार आर्थिक पैकेज भी देना चाहती है वो अगर ले भी लेते तो उनके पास मजदूर नहीं है। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ घोषणा ही हुई है? देखिए, ये तनावग्रस्त सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को अधनिष्ठ ऋण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी रखा गया है। तो ये जो छोटे उद्योग की हम बात कर रहे हैं, जो भारत की जीडीपी का 29% है, छोटे एमएसपी जो है भारत की जो जीडीपी का 29% है। तो छोटे उद्योगों को माने उनमें जान डालने के लिए ये व्यवस्था अभी आज अनाउंस की गई है। दूसरी बात आपने कही कि योजनाएं बनती है और उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं एक गैप रहता है और वो योजनाएं सही रूप तक लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इस बात पे काफी बहस हुई है। एक समय राजीव जी ने भी कहा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं लेकिन सिर्फ 10 या 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है। तो इसके बाद में मोदी जी ने इस चीज को समझते हुए डीबीटी लेकर के आए हम, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत जो सहायता जो लोगों को दी जाती है वो तो 100% ही पहुंच रही है। लेकिन जहां डाटा नहीं है, जो अनऑर्गेनाइजिंग सेक्टर के जो लेबर्स है या अन्य जहां सरकार जो सहायता उपलब्ध करवाती है और डाटा नहीं है, और जो डीबीटी के थ्रू जो पैसा नहीं जाता है, उसके ऊपर में एक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, एक सख्त मॉनिटरिंग उस पर होनी चाहिए। और उसके दिशा में भी सरकार जो है विभिन्न लोगों से बातचीत करके उसका भी रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। और मैंने खुद इस विषय में बातचीत की है कि आज जो अनऑथोराइज जो सेक्टर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स जो लोग हैं असम में, उन लोगों को भी अच्छी खासी सहायता जो है इस बार मेरे भी संपर्क में कई मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें चावल दाल वगैरह की जो सुविधा जो है वो काफी मिली है। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, सुधार की जो रवि जी ने कहा, निश्चित रूप से सुधार की हर जगह आवश्यकता रहती है, और जहां भी कमियां है, एक संवेदनशील सरकार का यह फर्ज है कि अगर कोई हमारी कमियों की तरफ अगर कोई इशारा करे और हमें कोई आईना दिखाए तो बिल्कुल हमें उसमें सुधार के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। स्वामी जी, और प्रमोद स्वामी, आर्थिक जो स्थिति है वो धराशायी हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार ने घोषणाएं तो कर दी है, किसको किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार ने 70 दिनों में जो मजदूरों के साथ किया, जिसे हम प्रवासी कहते हैं, दूसरे राज्य के मजदूर जो अपने राज्य लौट रहे थे, किस तरह से परेशानियों का सामना किया आपने भी देखा है। ऐसे में क्या मजदूर लौटेंगे काम पर? देखिए, मजदूर नहीं होंगे तो काम कैसे शुरू होगा? आपने दो बातें कही। सरकार ने मजदूरों के साथ किया, सरकार ने क्या किया भैया? सरकार ने तो 11,002 करोड़ का एसडीआरएफ फंड ऑलरेडी दिया, 3500 करोड़ का जो फंड ऑलरेडी अलॉट किया, 20 लाख करोड़ रुपया सरकार ने विभिन्न सेक्टरों के सहायता सरकार ने रिलीज किए। और आपने जो मजदूरों की समस्या बताई, अभी हमारे जो रेलवे के अधिकारी बैठे हुए, इसके पहले ही रवि जी ने कहा कि बेहतरीन काम रेलवे ने किया है।
जो अब इसमें तो क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के काम करती है। अब यूपी में योगी जी ने ट्रेनों की सुविधा मांगी और आपको पीयूष गोयल साहब ने उनको ट्रेनें मुहैया कराई। महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले 145 ट्रेनें मांगी थी इन्होंने आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, और 50 ट्रेनें लगाई, मात्र 13 ट्रेनें वो छोड़ पाए, 13 ट्रेनों की वो पैसेंजरों की व्यवस्था कर पाए। तो ये तो सिर्फ एक केंद्र सरकार ही सब कुछ करेगी ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार, हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसमें मिलकर के काम होता है। दोषारोपण करने के लिए अलग है, राजनीति करने के अलग है, आप किसी भी बात के लिए किसी को भी दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संवेदनशीलता के साथ में मोदी जी ने काम किया है और हमारी राज्य सरकारों ने काम किया है, विशेष करके आज आसाम। जहाँ तक आप संवेदनशीलता की बात करें, प्रधानमंत्री ने खुद माना है ये मन की बात में कि लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब मजदूर ही हुए हैं और उनके साथ संवेदना है, उनके लिए काम किया जाएगा। रवि जी, प्रमोद स्वामी जो कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक तालमेल होनी चाहिए, लेकिन जो मजदूर इतना कष्ट, पैर में छाले जो पड़े हैं, उनके दिल में जो घाव लगा है, फिर क्या वो लौटेंगे? देखिए, उसमें मेरा ये है कि चूँकि उसमें से एक बड़ा हिस्सा वापस लौटेगा, लेकिन तुरंत नहीं लौटेगा। कम से कम इस पूरी प्रक्रिया में साल भर लगेगा, क्योंकि जो मज़दूर गए क्यों? मज़दूर इसलिए गए कि वो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में उन जगहों पर गए जहाँ पर काम मिल रहा था, वो उस उम्मीद में गए। लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने श्रम किया, उनको रोज़गार मिला, लेकिन उनकी मेहनत से जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, जब संकट का समय आया तो ये सारी इंडस्ट्रीज जिनके बलबूते पर लाभ कमा रही थी, क्या इनकी यह स्थिति नहीं थी कि अपने पहले के प्रॉफिट का कुछ शेयर इन मज़दूरों के सामान्य रहने और खाने के लिए उपलब्ध कराते? तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे मज़दूर वापस लौटते। उन मज़दूरों में कुछ परसेंटेज है जो कुछ दिनों के बाद लौटेगा, लेकिन अब ज़्यादातर मज़दूर कोशिश ये करेंगे कि कैसे अपने घर पर ही, अपने गांव में ही कैसे जीने का कुछ आधार हो जाए, एक रोटी खाएं लेकिन अपने घर में रहें, ताकि ये कुत्ते वाली जो स्थिति उनके साथ व्यवहार किया गया, कोई माए बाप नहीं, पैदल चल पड़े, हौसला है उन मज़दूरों में आज भी। तो मुझे लगता है कि वो अपने आसपास के इलाकों में अगर संबंधित राज्य सरकार उनके लिए थोड़ी सी मदद उपलब्ध करा दे, रास्ता बता दे, तो निश्चित रूप से ये मज़दूर अपने मूल राज्य के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और फिर लोगों को समझ में आएगा कि मज़दूरों का कितना महत्व है, क्योंकि हर काम आप मशीन से नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल। और निपेन भट्टाचार्य जी, पूर्वोत्तर राज्यों से मेरे पास जो आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश से और असम से मजदूरी करने के लिए जो लेबर जाते हैं वो अधिकतर अगरतला और इसके आसपास के इलाके होते हैं। और असम की बात करूँ तो ऊपरी असम के लखीमपुर, जोनाई से और आपका होजाई इलाका है, यहाँ से जाते हैं। बोडोलैंड का इलाका, बोडोलैंड के अंदरूनी इलाकों से। और रवि जी, जो आप बोडोलैंड की बात करें, वहाँ अंदर अगर हम चिरांग और उससे आगे जाए, तामुलपुर जाए, जो इलाका है भारत भूटान का, वहाँ में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। लोग पीने का पानी तक आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। काफ़ी मुश्किलों में वो जीते हैं, इसलिए वापस जाना, उन्हें काम करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। और यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के कई इलाके हैं जहाँ से लोग जाते हैं। क्या लगता है आपको, कैसे आगे बढ़ेगी ज़िंदगी और राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि आप सरकारी प्रवक्ता है, फिर भी एक भारतीय नागरिक के तौर पर आप लोगों की कठिनाइयों को देख रहे हैं। देखिए रंजित जी, आप अभी तो सोबत में देख रहा है, श्रमिक एक्सप्रेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आ रहा है, दूसरा जगह से। नियर अबाउट 6 लाख ये जो माइग्रेंट लेबर्स, वो लोग बाहर में जो था वो लोग वापस आ गए। 1 मई से श्रमिक ट्रेन चल रहा है। नियर अबाउट 6 लाख वो जो माइग्रेंट लेबर्स, वो जो बाहर में काम किया था, वो लोग लेबर सब अपना अपना घर में आ गया, बिहार में आ गया। हमारा पार्ट ऑफ बिहार हम लोग का एनएफआरएल का जुरिडिक्शन में है। बंगाल में भी आया, वो भी हमारा जुरिडिक्शन में है। और 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो वहाँ पे भी सब जगह में आ गया। आप लोग देखा है, हर दिन श्रमिक ट्रेन चल रहा है। बोला है ये ट्रेन कहाँ जाएंगे? ये जिरीबाम जाएंगे, मणिपुर।
ये ट्रेन कहाँ जाएंगे, ये अगरतला जाएंगे, ये ट्रेन कहाँ जाएंगे, ये ट्रेन वो आपका डिब्रूगढ़ जाएंगे, और उसका बाद साथ में मेघालय का भी लेबर्स है। आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने लेबर है बाहर में था वो लोग सब आ गए। अभी ऐसे जो लोग बाहर से आ गए, देखिए आप बेंगलोर से आ गया, चेन्नई से आ गया, बॉम्बे से आ गया, और अहमदाबाद से आ गया, वो लोग देहरादून से आ गया, वो लोग अभी वहाँ पे जो जो आपका इंडस्ट्री था वो सब अभी ये सब इंडस्ट्री कैसे चलेगा, ये मैं अभी दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो लोग कैसे चलाएंगे, जब लेबर नहीं होगा तब ये सब इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। जो लोग यहाँ पे आ गए अभी तो ये लोग तुरंत नहीं जाएंगे वहाँ पे, जैसा कंडीशन है अभी। इसलिए बहुत इंडिया का जो अभी सिचुएशन है, बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है। इसलिए जो आदमी बाहर से आ रहा है वो लोग अभी भी आ रहा है, आज भी आ रहा है, कल भी आएंगे, ऐसे आ रहा है। इसलिए जो पैसेंजर लोग का आएंगे वो लोग का तो अभी तो कितना आदमी तो मर गए, कितना आदमी पैदल से आया था, कितना आदमी आपका साइकिल से आया था बाहर से, ये सब देख के रेलवे मुश्किल ने तो है। श्रमिक एक्सप्रेस चला दिया। इंडस्ट्री के क्षेत्र में काफ़ी मुश्किलें हैं आगे। और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि लाखों का आंकड़ा है पूर्वोत्तर में, तो पूरे देश में करीब करीब 60-70 करोड़ जनता जो है वो उनका अपना कुछ नहीं है, दूसरे पर निर्भर है। निर्भर इस मामले में कि अगर फैक्ट्रियाँ चलती है, काम चलता है तो उनकी उनको रोजी रोटी मिलता है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन देश की आधी आबादी मुश्किल में है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है अभी बहुत दूर दिख रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जब भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुलू अहमद जुड़ चुके हैं। दुलू अहमद, भाजपा सरकार ने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर लिया है। इस मौके पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कैबिनेट की बैठक के बाद, और ये घोषणाएं की गई कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, एमएसएमई सेक्टर और जो छोटे लघु उद्योग व्यापारी है, सड़क के किनारे खोमचे लगाते हैं, उनको लोन देने की बात कही जा रही है। हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। आज हम बहुत उम्मीद कर रहे थे कि गरीब पीड़ित जनता के लिए, देश का जो नागरिक है उसके लिए सरकार कुछ न कुछ त्वरित कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। क्या कहेंगे? देखिए रंजित जी, अभी जो आज आप बोल रहे हैं कि एक साल हो गया केंद्र सरकार का, अभी घोषणा कर रहा है। आज कुछ दिन, आज ये जो नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक आपको रैली का मैं दूंगा आपको फुटेज बाद में। उस रैली में बहुत लाखों आदमी थे वहाँ पे, तो मोदी जी का एक ही डायलॉग था कि ये घोषणा नदी में फेंक दीजिए। हाँ, ये सब अभी मैं उस टाइम का बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इस बात से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बोलने पड़ेगा इसको। तो देखिए, अभी नरेंद्र मोदी आज 6 साल पहले क्या बोला था और आज रेल मंत्री क्या बोल रहा है, केंद्रीय सरकार क्या बोल रहा है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब ये घोषणा वाला बात छोड़िए। अभी देखिए, कोरोना से डर खत्म हो गया, ये बात सब मानते। आप आज जीएस रोड में जाइए, जीएस रोड में आपको यहाँ से अगर आप उलूबाड़ी पहुँचेंगे तो कम से कम आधा घंटा लगेंगे। जब कोरोना का एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं निकला था आसाम में या गुवाहाटी में, तब गुवाहाटी पूरा बंद था। अभी 1340 निकल गया अभी तक, आज का रिजल्ट मैं नहीं जानता हूँ, तो 1340 निकल गया। लेकिन रोड में जनता पूरा निकल गया, क्योंकि जब एक पॉजिटिव नहीं था उस टाइम इतना लोग नहीं निकला था रोड में, और अभी 1340 निकल गया पॉजिटिव। उसका बाद कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई ये आपका जो सरकार का जो आपका इंस्ट्रक्शन था कोई भी फॉलो इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि सबको जानता है कि कोरोना का दर्द अभी करने से क्या होगा, फ्यूचर का बिजनेस सब खत्म हो जाएगा, आदमी को खाने के लिए मरने पड़ेगा, तो इसलिए सब रोड में निकल आया। अभी जो ये घोषणा का बात बोल रहा है, घोषणा का बात बोलने से आप लंबा 6 साल में जाने से देखिएगा, घोषणा जितना तरफ कर रहा है एक तरफ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोग घोषणा से छोड़िए, आप लोग एग्जीक्यूट कीजिए कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया हो, कल एग्जीक्यूट होंगे। तो अभी घोषणा का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहा। मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि अभी हालात बहुत ख़राब है। देखिए, रोड का आप लोग का फोटो दिखा रहा है। अभी सब आदमी को मालूम हो गया कि अभी ये कोरोना से डर खत्म हो गया। आज 2 बार यहाँ इस स्टूडियो में मैं 2 बार बोल के गया था कि कुछ दिन बाद आदमी जब खाने में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, सब रोड में निकल आएंगे, और अभी रोड में निकल आ गया है।
और आज में क्योंकि वैसे भी मरना है और ऐसे भी मरना। आज स्वास्थ्य मंत्री का मैं सुबह अखबार में देखा था, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है कि अभी जितना पॉजिटिव हुआ है उसमें से 80% टू 85% बाहर से आया हुआ है। तो अभी और बाहर से कम मिनिमम 1 लाख आने वाला है। और स्वास्थ्य मंत्री का आज भी एक मैंने प्रेस मीट देखा है। नहीं, ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि आज से रेलवे ने पूरी तरह से खोल दिया हाँ, है। अब ये आना जाना लगा रहेगा। अच्छा, रेलवे ने खोल दिया। अभी देखिए 8 तारीख से होटल खोल दिया, फ्लाइट खोल दिया है। आपका इंटर स्टेट जो रेस्ट्रिक्शन था वो सब क्लियर, वो हटा दिया है। तो अभी जब हटा दिया तो स्वास्थ्य मंत्री का आज का जो खुद का बयान है, आपको भी शायद देखा, मैं तो थोड़ा पहुंचने में लेट हो गया। स्वास्थ्य मंत्री एक ही बात बोल रहा था कि जब तक वैक्सीन नहीं निकलता है तब तक इसका मरीज पॉजिटिव का संख्या बढ़ेंगे। और आप एक आइडिया कर लीजिए कि बाहर से अभी कितना आने वाला है असम में और कितना बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि बाहर से जब आ जाएंगे तो कम से कम 2000 to 2500 का अंदर असम में होना चाहिए। और अब आदमी का इसलिए डर खत्म हो गया कि पॉजिटिव जो हुआ, अभी तक 2 का डेथ हुआ है शायद, अभी तक 4 डेथ हुआ है। तो 1340 पॉजिटिव हुआ है, 4 आदमी का डेथ हुआ है। 0.32%, 0.31% भी नहीं है, नहीं, हाफ परसेंट भी नहीं है। तो अब दूसरी बीमारी में जाइए, मिनिमम 3% डेथ होता है। तो अभी डर खत्म हो गया। अभी सरकार को ध्यान देना चाहिए बिजनेस में, डेवलपमेंट में। ये घोषणा वाला बात छोड़ दीजिए, घोषणा वाला बात कोई विश्वास नहीं करेंगे। अभी मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ पे शायद प्रमोद जी को मैंने देखा है, वो आपका शो में शायद घर से दे रहा है। प्रमोद जी, दुलुआ मत करें कि घोषणा को छोड़ दीजिए, एक्शन करना चाहिए। प्रमोद जी क्या कहेंगे? लोकतंत्र में सरकार एक्शन कैसे करती है? पहले 15,000 करोड़ का पैकेज दिया, उसके बाद में 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज दिया। अभी आप कह रहे थे, मोबाइल की बात आप कह रहे थे, तो मैं ये कहना, चाइना के बारे में आप कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने आने के बाद में मेक इन इंडिया पे जोर दिया। पहले भारत वर्ष में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, आज भारत वर्ष में 268 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। ये मेक इन इंडिया का ही प्रभाव है। आज 41 करोड़ गरीब लोगों के खाते में 53,000 करोड़ रुपए डाले गए। आज 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले गए। 8.2 करोड़ किसानों के खातों में 16,394 करोड़ रुपए डाले गए। 36 प्रदेशों को 83.87 लाख मेट्रिक टन अनाज दिया गया। तो सरकार जो सरकार के पास में जो संसाधन है उनका उपयोग करते हुए सरकार को जो करना चाहिए सरकार कर रही है। और इसके पहले भी 60 साल तक कांग्रेसी सरकार रही, क्या उस समय प्रमोद जी आप मेक इन इंडिया की बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। क्या किया उस समय? मैं आपको बता रहा हूँ प्रमोद जी, मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में उनके जो प्रदेश जहाँ उनकी सरकारें हैं वहां वो मत खोले लॉकडाउन, क्या है वो करे अपने, उनको तो राज्य सरकारों का अधिकार दिया है। एक मेट्रो की रेल परियोजना चल रही है महाराष्ट्र में एक मेट्रो की रेल परियोजना चल रही है। मैंने चलाए तो वो उनकी राज्य सरकार है, वो निर्णय ले, उसमें हमको क्या। और दूसरा आपने कहा कि यहाँ लॉकडाउन किया और अब लॉकडाउन जब केसेस ज्यादा हो गए, तो आसाम में केसेस ज्यादा होने की वजह ये है कि जो लोग जो बाहर से आए हैं उनकी भी बहुत अच्छी क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। अब उनके टेस्ट हुए हैं और उनमें से कुछ लोगों को संक्रमण पाया गया है, पॉजिटिव है, तो संख्या बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन फिर भी जो जितने भी लोग आज संक्रमित हैं उनको बहुत बेहतरीन सुविधाएं आसाम सरकार दे रही है। अब इसमें भी अगर कोई अगर राजनीतिक एंगल देख करके क्रिटिसिज्म करता है तो वो करे, उसमें हमको क्या करना है। जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम नहीं कर रहा है। रात 2 बजे तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री घूम करके लोगों की खबर ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि असम के स्वास्थ्य मंत्री किस स्तर पर काम कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो विपक्ष भी तारीफ ही कर रहे हैं, विपक्ष भी तारीफ ही कर रहे हैं। विपक्ष तो खाली क्रिटिसिज्म ही कर रहा है, कहाँ तारीफ कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के काम की विपक्ष भी तारीफ कर रहे हैं। आप दुलू अहमद से पूछ लीजिए, वो सामने है, आप पूछिए तारीफ कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, अच्छी बात है, तारीफ कर रहे हैं तो बहुत। प्रमोद जी मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। देखिए प्रमोद जी, आज से 6 साल पहले वाला अगर बात निकलेगी तो 6 साल पहले जब आप 15 साल कांग्रेस में थे तब तो आप कांग्रेस के लिए अच्छा बोल रहा था, आज बोल रहा है कि हम छोड़िए ना, आप मेरा बात सुनिए। आप इतना चिल्लाता क्यों है? आप बात करने देते, आप इतना क्यों चिल्लाता है? आप इतना क्यों चिल्ला रहा है? आपको मैं घोषणा का बात बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने वाला बात बोल रहा हूँ, आप कहाँ से कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं? आपका पास जवाब नहीं है तो आप मत दीजिए।
दीजिए। आपका पास अगर जवाब नहीं है तो आप मत दीजिए, लेकिन आप आपको क्या मतलब है मेरे से? आपका मैं पास क्या जवाब नहीं तो ज्ञान छोड़ दूं? दीजिए। लेकिन ये बड़े घोषणा बड़े है, यहाँ आप तो ज्ञान आपने देने जो अभी अपना देखिए ना, आपने जो अभी आप क्या करते थे आपने अब जो अभी पढ़ के दिया है ये ज्यादा एग्जीक्यूट मत नहीं बोलिए, हुआ, आप- मैं उसी में बोल रहा हूँ। सारा आप लोग पटरा का खोल डिपार्टमेंट दूंगा, का सब ज्यादा मत मंत्री बोलिए। फैला रहे, एक मंत्री काम कर रहा है, ये बात तो आप मानते, ज्यादा ये मत बात बोलिए, आप मानते कि सारा नहीं? पटरा खोल दूंगा मैं। ये बात आप मानते ज्यादा कि मत नहीं? आप बोलिए लोग का डिपार्टमेंट में एक मंत्री काम कर रहा है, बाकी सब फेलर है। हाँ। कहाँ गया आप लोग का फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर? कहाँ गया इंडस्ट्रियल सारा failure मिनिस्टर? है। अरे कहाँ आसाम गया बाकी सरकार का दूसरा मंत्री नहीं है डिपार्टमेंट? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा? कहाँ का मंत्री है? कहाँ क्या का क्या मंत्री बोल है? रहे? कांग्रेस का मंत्री है क्या? असम सरकार के मंत्री नहीं है? असम सरकार में प्रमोद जी, बाकी आप दूसरी शायद पसंद सुन का नहीं होगी। पा रहे हैं, मैं असम बताता सरकार की हूं प्रशंसा नहीं आपको। होगी क्या? दुलू अहमद ये क्या कह बात रहे कर हैं रहे कि हैं नहीं, स्वास्थ्य प्रमोद जी मंत्री को अच्छा बात बोलने से उसको सुनाई स्वास्थ्य नहीं देता मंत्री है, को सबसे बड़ी बात छोड़कर ये है। बाकी सब प्रमोद मंत्री जी को कहाँ अच्छा हैं वो बात पूछ बोलने रहे से हैं, सुनाई क्या नहीं काम देता है। कर रहे हैं? क्या क्या बोल रहे हैं? बोलिए। स्वास्थ्य मंत्री को छोड़कर आपके असम सरकार में तो और भी कई मंत्री हैं, वो मंत्रीगण इस विपदा के समय कहाँ है वो देखिए, पूछ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आपको कौन सर्बानंद मुख्यमंत्री सोनोवाल ये भी जी नहीं मालूम? और अरे बता रहा हूँ ना, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री और हमारे जो आप 6 साल का बात बोलिए, आप 15 साल का बोलने से तो अगर आप 15 साल बोल के आप कांग्रेस को कुछ बोलेंगे तो आपका ऊपर जाएगा। आप 2016 में बीजेपी ज्वाइन किया है तो आप 6 साल का बात कीजिए, 15 साल का बात बात कर कीजिए। रहे हैं तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं निकाल देता हूँ। आपका पास जवाब नहीं इसलिए आप निकाल देते हैं। चलिए बात कीजिए। प्रमोद स्वामी, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे। प्रमोद स्वामी, बोलिए। बिल्कुल सही बात है, मेकिंग इंडिया होने चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, नागपुर में जो मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक चाइनीज कंपनी के हाथ में है और आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। अब आप डिबेट आसान करते करते नागपुर में चले गए। क्या बात कर रहे हैं आप रंजीत जी? क्या बात आप कर रहे हैं? जब मोदी जी मैं का मेक इन डेवलपमेंट का आसाम की बात बात आएगा तो नहीं कर नागपुर रहा का बात तो हूं। आएंगे। मैं आपने मेक इन इंडिया का बात अरे, किया, मैं मेक अरे इन तो आसाम, ठीक- मेक इन ठीक मणिपुर, है, मेक आपको इन मोदी त्रिपुरा जी तो नहीं मेक कह इन रहा इंडिया पे जोर हूं। दे मैं रहे हैं मेक इन ना। इंडिया की बात कर रहा हूं। मेक इन इंडिया, हाँ, तो मेक और इन इंडिया आपको में हमारा मालूम है जोर नागपुर, है। नागपुर उसके का पहले महत्व अगर आपको कोई मालूम प्रोजेक्ट आ है। गया, उस नागपुर और में आज- एक आज- चाइनीज आज- कंपनी आज- मेट्रो का काम कर रही है, मेट्रो निर्माण का काम कर रही है, इस पे मैं बोल रहा अरे हूँ। मैं पहले मोबाइल कंपनी कितने मैन्युफैक्चर होती थी इंडिया में? 2, आज 268 नहीं हुई। तो मोदी जी के समय में हुआ ना, सारे कांग्रेस के समय तो पार्ट्स नहीं हुआ। मैक्सिमम पार्ट्स उसके चाइना किसके से समय में हुआ है? 2 से 268 किसके समय जो में हुआ? इंस्टॉलेशन का काम हो कांग्रेस के रहा है समय में उसके हुआ क्या? पार्ट्स चाइना से आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि जी कह रहे हैं वो। हाँ, 268 मैन्युफैक्चर कंपनियां भारत में है आज। बिल्कुल, और उसके पार्ट चाइना से ही आते हैं। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नवरंग गुरुंग जुड़ चुके हैं, एसकेएम के नेता है, सोशल मीडिया प्रभारी है नवराज गुरुंग। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे थे, मेक इन इंडिया की बात कही जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है। आपको क्या लगता है, कितना दम है इन बातों में? नहीं, अभी तो देखिए हम लोग ये आत्मनिर्भर वाला बात जो बोल रहा है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत से स्टेट को बहुत सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन हमारा अभी ये झगड़ने का वक्त ही नहीं है। अभी हम लोग देखिए, हम लोग सिक्किम को कोरोना से अलग रखने के लिए वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं आए, इसलिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग इसमें अभी हम लोग सिक्किम को अच्छी सेफ रखने के लिए अभी हम काम कर रहा है। तो ये आत्मनिर्भर वाला बात, पहले हम सेफ रहेंगे तब आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन अभी इस मुद्दे में कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता अभी। जी हाँ, आप कहना चाहते हैं कि पहले हम कोरोना से बच जाए, फिर आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता सलीम कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुरैशी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए, आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है और मेक इन इंडिया की बात कही जा रही है। पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? जी, बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ। तो जैसा कि आज पूरा देश देख रहा है कि भारत का लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो गया और मजदूरों के बुरे हाल हैं। हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल के अपने गांव जा रहा है। ट्रेनों में जो सुविधाएं 2 महीने बाद इन्होंने चालू करी, ट्रेनों में लोग मर रहे हैं, सड़कों में लोग मर रहे हैं, इनको किसी की चिंता नहीं है और कुल मिला के टोटल फेल्यूर है। इनको
ना देश संभालना आ रहा है, ना प्रदेश संभालना आ रहा है, कोरी लफाजी करते हैं और कोई इनके पास काम नहीं है। राज साहब, जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना है कि मजदूरों को तकलीफ हो रही है। जहां तक आपने कहा कि रेल में मजदूर मर रहे हैं, हमारे साथ एनएफ रेलवे के प्रवक्ता पीआरओ है हमारे साथ निपेन भट्टाचार्य, क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि रेल में बहुत लोग मर गए। रेलवे में जो आदमी मर रहा है बोला है ये, वो लोग बीमारी आदमी था, दे आर एजेड पीपल, इसलिए वो लोग का ये ऐसे भी वो लोग मरता है। तो अभी तो देखा है कितना गर्मी है, इनके एक गर्मी में ट्रेन चल रहा है, इसलिए वो लोग लोग हैं, ये जहनी बीमार हैं, इनको सब बीमार दिखाई दे रहा है, पूरा ऐसे देश देखिए, बीमार दिखाई दे रहा है। इनको जो अपनी हेल्दी बीमारी पीपल दिखाई इसको दे कुछ रही है। नहीं हुआ है, जो एजेड पीपल वो लोग भी हुआ है। इसलिए रेलवे मिनिस्ट्री ने ये कहा है अभी जो 65 का उम्र से ज्यादा है और 10 साल से अरे जो राज साहब, इनको बताइए, आदमी इनकी पूरी सरकार बीमार है, मानसिक रूप से पीड़ित इसलिए है, बाइंडिंग कर मानसिक दिया है ना। बीमारी लगी इनको। इसलिए 65 का ऊपर उम्र आदमी, जो बुढ़ा आदमी, उन लोग को ट्रेन में चढ़ने के लिए अभी मना किया है। और जो 10 साल का नीचे जो बच्चा है उन लोग को ट्रेन में चढ़ने के लिए मना किया है। और दूसरा जो आदमी है, प्रेग्नेंट लेडी है, और दूसरा जो माने दैट मींस क्रॉनिक डिजीज आदमी है, उन लोग को चढ़ने के लिए नहीं दिया है। कर दिए गए। कुरैशी जी, पूरे देश की हालत हमने देखी है, पूर्वोत्तर के लोगों को बताइए लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में स्थितियां कैसी है? भाई साहब, आज पूर्वोत्तर की बात कर लीजिए, चाहे दक्षिण की बात कर लीजिए, पूरे भारत में एक समान हालात हो रहे हैं। ये विदेशों से तो हवाई जहाज से लोगों को ला रहे हैं, और जो गरीब मजदूर है उसकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, सड़कों पे पैदल मर रहा है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, स्टेशन पे देखिए कितना मार्मिक सीन है। एक महिला कटिहार जो जा रही थी, उसकी डेथ हो जाती है, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे, वो देखा नहीं जाता, बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। इतनी निर्दयी सरकार है, इसको जरा भी लज्जा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई शर्मदार होता तो तुरंत इस्तीफा देके खड़ा हो जाता कि ये लोग मुझसे इस्तीफा और मुझसे देख नहीं समझता। प्रमोद स्वामी, इससे ज्यादा कांग्रेस के नेता सरकार नहीं देखी। निर्दयी सरकार कह रही है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश से सलीम कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सरकार को निर्दयी कह रही है। ठीक है, उनको हक है, वो जो मर्जी कहे। इसके पहले आपने जो मेक इन इंडिया की बात कही, जब हमारी चर्चा चल रही थी, तो मैं आपके सामने कुछ आपके चैनल के माध्यम से आसाम की जनता के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने 2025 तक जीडीपी का 25% कुरैशी साहब, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे, आपको भी मैं बुलाऊंगा। कुरैशी साहब ने निर्दयी कहा है आपके सरकार को। मेरे को तथ्य रख, जी बिल्कुल कहा मैंने, तथ्य रख रहा हूँ, आप क्यों घबरा रहे हैं? कुरैशी साहब आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी जवाब दूंगा, आप तथ्य मेरे को रखने दीजिए। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने वर्ष 2025 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है, और इसका मुख्य उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमता को मजबूत करते हुए, और इसके लिए 2022 तक 100 मिलियन रोजगारों के सृजन करने का भी लक्ष्य हमने रखा है। अब इन्होंने कहा कि मजदूरों के ऊपर में जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने निर्दयी सरकार कहा है। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है, मैं सुन लिया भैया, मैं बहरा नहीं हूँ, जवाब दे रहा हूँ। 54 लाख से अधिक श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। 54 लाख से अधिक श्रमिकों को 3,985 श्रमिक ट्रेनें चला करके उनके घर पहुंचाया गया, और 21 लाख श्रमिकों को बसों के द्वारा उनके घर में पहुंचाया गया। अब निर्दयी सरकार ये जो कह रहे हैं, तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? कांग्रेस से हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता। आप बहुत बड़े नेता, ठीक है, उनको मेरा नमस्कार कहिएगा। और जो कांग्रेस जो पार्टी है, इन्होंने तो क्या नाम 60 वर्षों में क्या किया ये देश की जनता जानती है। इनके नेता तो राजीव जी ने बात करने से प्रमोद जी आपका पास भी आ जाएंगे। 1 रुपया भेजती है, 10 पैसा पहुंचता है। अगर 60R का बात करेंगे तो आपका पास भी जवाब आ जाएंगे, क्योंकि आपको बीजेपी में 5 साल हुए गया हुआ, उससे पहले तो आप कांग्रेस में थे। वो कहाँ जाता था 90 पैसा, बताएंगे? आप 5 साल का बात कीजिए। 5 साल में तो हम लोग तो पावर में है नहीं। 5 साल बाद कांग्रेस ने जो गलती किया उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप भी है। आप ही के नेता ने कहा ना। नहीं, आप ये बताइए, आप 2016 तक कांग्रेस में था कि नहीं, आप ये बताइए। 90 पैसा कहाँ जाता था? आप 2016 तक कांग्रेस में था कि नहीं, ये बताइए। अरे छोड़िए, आप बात का क्यों छोड़ेंगे? आपको जब जवाब नहीं होता आप बोल दीजिए, छोड़ दीजिए बात को। आप 5 साल वाला बात बोलिए अभी।
बात अब छोड़िए। अगर 5 साल से आप पहले जाएंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा खून। ठीक आ जाएगा तो अच्छा है ना, क्या अब है? 5 आपको साल क्या में तो आप लोग प्रॉब्लम ने है अच्छा क्या? काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों ला रहा अरे मैं है? क्या कुरैशी जी, हम कार्यक्रम के बिल्कुल मैं क्या आखिरी कांग्रेस पड़ाव का में हैं। मंत्री आप क्या? आप हमारे कांग्रेस से का जुड़ते और हुए आपका थोड़ा पास लेट हो जवाब गया नहीं था, देने से इसलिए आप हम बोलते हैं कम छोड़ से कम दीजिए। आज आपसे माइक्रोफोन पूरी निकाल तरह से लेते हैं। डिबेट में हम जवाब बात नहीं जवाब कर देने से आप पाए। चिल्ला आगे हम चिल्लाते हैं। आपसे जुड़ते रहेंगे। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा, 10 सेकंड। प्रमोद स्वामी जी, आत्मनिर्भर भारत क्या कहेंगे? 10 सेकंड। देखिए, प्रधानमंत्री बने बैठे प्रधानमंत्री हुए श्री हैं, नरेंद्र ये मोदी कांग्रेस जी की ही के देन है। नेतृत्व में भारत जो है मजबूती के साथ में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ में भारत जो है 130 करोड़ जनता के सहयोग से हम इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे, हमारा मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है और जी हम हाँ, सेवा भाव जनता की से सेवा हम करना कार्य है करते आपका जाएंगे। मूल्य। नवराज गुरुंग, आखिरी कमेंट दीजिए। आप कार्यक्रम में थोड़ा लेट जुड़े थे, लेकिन क्या कहेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में? संपर्क व्यवस्था कट गई है। दुलू अहमद, आत्मनिर्भर भारत संक्षेप में। बीजेपी का जो अभी इशू है आत्मनिर्भर भारत, एक बकवास है। इशू डाइवर्ट का अलावा कोई दूसरा नहीं। प्रमोद स्वामी जितना भी चिल्लाएगा मैं नहीं मानूंगा। वो लोग का एक इशू डाइवर्ट करने का एक नया तरीका ढूंढ निकला है वो लोग। रविशंकर रमी जी, आत्मनिर्भर भारत, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का प्रोडक्ट जो है जब चाइना खरीदेगा, तो मुझे लगता है तब हम आत्मनिर्भर भारत की सपने को साकार कर पाएंगे चाइना से। रवि जी, क्या आत्मनिर्भर भारत एक नारा है, लेकिन एक अच्छा नारा है। मैं इस नारा का समर्थन करता हूँ, लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनना इतना आसान नहीं है। आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को सरकार की अपनी जो नीति है उसमें बदलाव लाना होगा। तो उस नीति में जो स्थानीय तकनीक है, जो स्थानीय संसाधन है, उसके उपयोग की नीति तय करनी होगी। लेकिन ऐसे समय में जहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी निवेश लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप बिजनेस करने में उनकी शर्तों को तो मानेंगे ही। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अगर हमें बनाना है तो हमें गांव से आरंभ करना होगा, हमारे कुटीर उद्योगों को जी हाँ, बचाना बिल्कुल। होगा। गांव से शुरुआत करनी होगी, कुटीर उद्योग से शुरू करनी होगी, छोटे मझोले उद्योग से इसकी शुरुआत करनी होगी। इस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर हम डिबेट आगे भी करेंगे, कल इस पर और करेंगे डिबेट, लेकिन समय की कमी है। आप सबका कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव।